आजकल ना ये डिस्ट्रैक्शंस और ये जो लगता है कि समय ही नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, ये बहुत आम हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। हर कोई बस भाग रहा है, हसल कल्चर, मल्टीटास्किंग, और अंत में क्या? थकान, स्ट्रेस। सही कहा। और शायद इसका जो हल है वो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स में उतना नहीं है जितना माइंड मैनेजमेंट में है। अच्छा। हाँ, यही डेविड कवडी की किताब है, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। उसका ये सेंट्रल आइडिया है। आज हम उसी की समरी पर बात कर रहे हैं। कवडी खुद क्रिएटिव लोगों को प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। तो आज इसी पर गौर करते हैं कि ये दिमाग को मैनेज करना समय को मैनेज करने से बेहतर क्यों है शायद, और इसके सिद्धांत क्या है जिनसे फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कवि ये अपने अनुभव से शुरू कर सकते हैं, बड़ा दिलचस्प है। बताइए। वो बताते हैं कि जब वो किताब लिख रहे थे तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। टाइम निकालने के लिए दोस्तों से मिलना बंद, डेटिंग बंद, या तक कि ग्रोसरी भी ऑनलाइन मंगाने लगे। ओह, मतलब पूरा फोकस। हाँ, खूब सारा टाइम निकाल लिया, लेकिन लिख नहीं पा रहे थे। वही जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब सारी तैयारी कर ली पर काम हो ही नहीं रहा। फिर फिर एक दिन वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकले और बस संयोग से एक अजनबी मिल गए, डिएगो नाम के। उनसे थोड़ी बातचीत हुई और बस उससे ही उन्हें अचानक बहुत हल्का महसूस हुआ। घर वापस आए और कहते हैं 1 घंटे में पहला चैप्टर लिख दिया। कमाल है, मतलब बस एक बातचीत से। हाँ, तो यहां से उन्हें वो क्लैरिटी मिली कि प्रॉब्लम समय की कमी की थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी सही मेंटल स्टेट की। वो जो टाइम मैनेजमेंट के सारे तरीके थे वो फेल हो गए थे। तो फिर ये माइंड मैनेजमेंट असल में है क्या? मतलब कैसे काम करता है ये? टाइम मैनेजमेंट से अलग कैसे है? देखिए, माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पहचानना और उसे प्राथमिकता देना। क्रिएटिव एनर्जी। हाँ, ये इस सवाल से शुरू होता है कि अभी मेरा मूड किस तरह का काम करने का है, या इस मूड के हिसाब से कौन सा काम फिट बैठेगा। अच्छा, यानी सिर्फ लिस्ट देखकर काम निपटाने के बजाय ये देखना कि हमारा दिमाग अभी क्या करने को तैयार है, ताकि एनर्जी और टाइम दोनों सही जगह लगे। बिल्कुल सही। और यही हमें उस क्रिएटिव स्वीट स्पॉट तक ले जाता है। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। हाँ, मतलब वो समय और वो मानसिक स्थिति जब हम अपना बेस्ट क्रिएटिव काम कर पाते हैं। इसमें 2 तरह की सोच भी इंपॉर्टेंट है। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट मतलब? फैलना, आइडिया सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, बहुत सारे विकल्प देखना। और दूसरी है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट यानी समेटना। हाँ, उन बिखरे हुए आइडियाज को जोड़ना, एनालाइज करना और फिर किसी एक नतीजे पर पहुंचना। और वो जो यूरेका मोमेंट होता है, जब अचानक से कोई बढ़िया आइडिया आ जाता है, वो कैसे आता है? हाँ, वो आहा मोमेंट कावी कहते हैं, और न्यूरोसाइंस भी यही बताता है कि वो अचानक से नहीं टपकता, वो अच्छी तैयारी और जानकारी इकट्ठा करने के बाद आता है। मतलब मेहनत के बाद का इनाम। बिल्कुल। और इसमें अपनी एनर्जी साइकिल, अपनी बॉडी क्लॉक को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे ज्यादातर लोग सुबह ज्यादा अलर्ट होते हैं ना, हाँ, सुबह फ्रेश लगता है। और फिर दोपहर में करीब 2:30 बजे के आसपास थोड़ी सुस्ती आती है, वो नैप लेने का मन करता है। हाँ बिल्कुल, लंच के बाद वाली नींद। तो अपने बॉडी क्लॉक समझना जरूरी है। कावी का फर्स्ट आवर रूल शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। दिन का पहला घंटा जब एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसे अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट पर लगाना। बिल्कुल, इससे मोमेंटम बनता है। अब अगर क्रिएटिविटी के पूरे प्रोसेस को देखें तो ग्राहम वॉलेस ने इसके 4 स्टेजेस बताए हैं। 4 स्टेजेस? हाँ, पहला है प्रेपरेशन, यानी तैयारी, रिसर्च करना, जानकारी जुटाना, ब्रेनस्टॉर्म करना। ठीक है। दूसरा है इंक्यूबेशन, मतलब अंडे सेना, प्रोजेक्ट से जानबूझकर ध्यान हटाना, ब्रेक लेना। ये बहुत जरूरी है, पर हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब काम से दूर जाना भी काम का हिस्सा है। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ बिल्कुल। तीसरा है इल्यूमिनेशन, वो आहा मोमेंट, जब अचानक आइडिया चमकता है। जैसे पॉल मैकार्टनी को कहते हैं, यस्टरडे गाने की धुन सपने में आई थी। अरे वाह, सपने में? हाँ। और चौथा स्टेज है वेरिफिकेशन, यानी सत्यापन, उस आइडिया को परखना, उसे टेस्ट करना, सुधारना। जैसे पॉल मैकार्टनी ने भी सुना है 1.5 साल लगाया था ये पक्का करने में कि वो धुन कहीं सुनी भी तो नहीं, मतलब ओरिजिनल है। एग्जैक्टली। तो आइडिया आना एक बात है, उसे तराशना दूसरी। ये दिखाता है कि वेरिफिकेशन कितना जरूरी है। सही बात है। तो इसी पूरी समझ को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए कड़वी ने 7 अलग-अलग मेंटल स्टेट्स बताई हैं जो क्रिएटिव काम से जुड़ी हैं। 7 मानसिक अवस्थाएं कौन कौन सी? हाँ, जैसे प्रायोरिटाइज यानी योजना बनाना, एक्सप्लोर मतलब बस जिज्ञासा के साथ चीजें देखना, रिसर्च किसी खास सवाल का जवाब ढूंढना, जनरेट
असली काम करना, जैसे लिखना या बनाना, पॉलिश, एडिट करना, सुधारना, एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरे ज़रूरी काम, बिल भरना वगैरह, और आखिरी में रिचार्ज, आराम करना, रिफ्रेश होना। ये तो बहुत यूजफुल लग रहा है, मतलब अपने मूड को पहचानो और उस हिसाब से काम चुन लो। इससे फ्रस्ट्रेशन कम होगा, है ना? बिल्कुल, काम भी बेहतर होगा। और इन सबको एक साथ लाने के लिए कवि क्रिएटिव सिस्टम्स की बात करते हैं। क्रिएटिव सिस्टम्स? हाँ, मतलब ऐसे तरीके या प्रोसेस जिन्हें हम दोहरा सकें, जो हमें क्रिएटिव काम करने में मदद करें। इसी में एक छोटा सा पर बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मिनिमम क्रिएटिव डोज का। मिनिमम क्रिएटिव डोज मतलब कम से कम कितना करें? हाँ, काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे छोटा मुमकिन कदम, जैसे बस एक पैराग्राफ लिखना या 10 मिनट रिसर्च करना। इससे क्या होता है कि मोमेंटम बना रहता है, टालम टोल कम होती है। अच्छा आइडिया है ये, वो बड़े पहाड़ जैसे काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ना। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प चीज है ओपन लूप्स। ओपन लूप्स ये क्या है? ये दिमाग में वो अधूरे काम जो चलते रहते हैं, जैसे बीच में याद आना, अरे बिल्ली का खाना लाना है या उस ईमेल का जवाब देना है। हाँ, ये तो ध्यान भटकाते हैं ना। लगते तो ऐसे ही हैं, लेकिन कार्डी का तर्क है कि क्रिएटिव काम के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उस मेन प्रोजेक्ट को हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में एक्टिव रखते हैं, खासकर इंक्यूबेशन वाले फेज में। ये तो अलग नजरिया है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के सार यही निकलता है कि सिर्फ घड़ी देखने के बजाय अपनी मेंटल स्टेट, अपनी एनर्जी पर ध्यान देना ज्यादा असरदार है। प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए अपने काम को अपने मूड से मैच करना, यही कुंजी है। सही कहा। तो ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर फोकस करने वाली बात हुई। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये जो माइंड मैनेजमेंट का सिद्धांत है, ये सिर्फ क्रिएटिव कहे जाने वाले कामों के लिए ही जरूरी है, या फिर जीवन के हर उस काम के लिए जिसमें फोकस चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, घर का कोई काम हो? क्या उन सब में भी अपनी एनर्जी साइकिल और मेंटल स्टेट को समझना और इस्तेमाल करना हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये हर उस चीज पर लागू होता है जहां हमें अपना बेस्ट देना होता है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इसमें जल्दबाजी ना करें, प्रोसेस को एंजॉय करें, धैर्य रखें। बिल्कुल, जैसा कहते हैं, धैर्य में ही विजय है। ये तकनीकें आज के इस भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन वाले समय में फोकस और क्रिएटिविटी वापस पाने में